2024 की मंगल कामनाएं। नए साल में इस पहले अड्डे में आप सबका स्वागत है। चाय की चुस्कियों के साथ और मौसम के मिजाज को देखते हुए आज गुड़ की चाय के साथ आप सबको इस साल के नए अड्डे में कुछ बात होगी। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम के नए विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां देश भर में हैं उसकी, और कुछ बात होगी इससे जुड़ी राजनीति की, खास करके जो देश में वो दल हैं जिन्हें हम विपक्षी खेमे में मानते हैं, विशेष रूप से वो जो ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही वो दूसरी तरफ है, यानी जो अपने आप को इंडिया अलायंस कहता है उसके कुछ धड़े और एक दो दल जो उसके बाहर हैं। राम मंदिर को लेकर जब से देश भर में ये राममय माहौल बना है, उनका क्या रवैया है? क्या ये दल अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाए हैं कि मंदिर को लेकर वो कहां खड़े हैं और जनता के प्रति उनका क्या संदेश है? कांग्रेस पार्टी, वाम दल और कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के रवैये को देखें साथियों, तो एक तरफ जहां देश भर में गली गली, मोहल्ले, गांव, पंचायत में तरह तरह की शोभा यात्राएं हो रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं और 22 जनवरी को लेकर बहुत ही रंगीन तैयारियां हो रही हैं, आध्यात्मिक माहौल है, सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रियता दिखाई दे रही है महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में। ऐसा लगता है कि विपक्ष के कुछ प्रमुख दल इस पशोपेश में हैं कि इस मुद्दे को लेकर क्या रवैया अपनाया जाए। एक ही दल के अलग अलग नेता अलग अलग किस्म की बात कहते हैं। एक ही गठबंधन में शामिल एक दल का जो रवैया है वो दूसरे से बिल्कुल विपरीत नजर आता है। तो क्या अब तक के रिएक्शंस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर पर विपक्ष धर्म संकट की स्थिति में है? इसको लेकर हमारे तमाम विद्वान साथी हमसे जुड़े हैं। आप इनके विचारों को पहले भी सुनते रहे हैं हमारे अड्डा लाइव में, तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या ऑब्जर्वेशन है, इन्हें क्या लगता है कि विपक्ष ने जो स्टैंड अपनाया वो क्यों अपनाया, आगे इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। मैं जल्दी से परिचय करा दूं सभी साथियों का। मेरे साथ हैं मुकेश रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार राजनीतिक और अन्य समसामयिक विषयों पर लिखते रहे कई दशकों से, और आज जिन्हें हम विपक्षी खेमा कहते हैं उस खेमे के, उस गठबंधन की पार्टियों को बहुत ही करीब से इन्होंने कवर किया है, उन पर लिखा है, उनको एनालाइज किया है। और मेरे साथ है विनोद शुक्ला। आप इन्हें अड्डा लाइव पर नियमित रूप से सुनते रहे। विनोद शुक्ला राइट विंग पॉलिटिक्स को लेकर, चाहे वो हिंदुत्व खेमे की राजनीति हो या इस्लामिक जो राइट विंग कहते हैं, उस पर इनकी विशेष पकड़ रहती है और इनके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही तीखे, बहुत ही सटीक कहे जाते हैं। स्वागत है विनोद शुक्ला आपका भी। और कुमार श्रीकांत, वरिष्ठ पत्रकार, जानकार, सभी समसामयिक मुद्दों पर इनकी प्रखर नजर है, खुद भी यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये लगातार अपने विचार रखते आए हैं। स्वागत है कुमार श्रीकांत ओपिनियन अड्डा के इस नए साल के अड्डे में। और आशीष कुमार अंशु हमारे साथी, जो लगातार एक पत्रकार होने के साथ साथ मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और तमाम मीडिया के जो रवैया होता है ज्वलंत मुद्दों पर, उस पर अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते आए हैं। स्वागत है अंशु। सबसे पहला सवाल आज मैं मुकेश रंजन से करूंगी। मुकेश रंजन, अगर एक एक पार्टी को देखा जाए तो काफी लंबी सूची तैयार हो जाएगी। जैसे मैं इतना समझ सकती हूं कि कम से कम वाम दलों को जब राम मंदिर के कार्यक्रम का न्योता मिला तो उन्होंने स्पष्टता से कह दिया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन सीपीएम और सीपीआई को छोड़ दें तो अन्य जितने दल हैं विपक्षी खेमे में, खासकर जिसको आज इंडिया अलायंस अपने आप को जो कहता है, क्या अभी तक सपा, कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना का जो धड़ा है, क्या आप दो वाक्यों में ये कह सकते हैं कि इनका राम मंदिर पर और 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, एक चीज तो साफ हो गई है
कि ये बहुत असमंजस के हालात में है। पहला ये है इनका इतिहास, जो इनका पीछे का इतिहास है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो स्टैंड इनका पहले हुआ करता था वो स्टैंड से अभी इनको पलटना पड़ रहा है। माहौल कुछ ऐसा है कि इसमें इनके पास और कोई चारा नहीं है। और आज के दिन सारे नेता, आपको ये मैं कपिल सिब्बल साहब को केवल कोट करूंगा कि वो कांग्रेस में हुआ करते थे, आज नहीं है कांग्रेस में, पर प्रैक्टिकली वो कांग्रेस में ही है बिकॉज इंडिया अलायंस का पार्ट है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से वो राज्यसभा में आज बैठे हुए हैं। तो कोर्ट में वो सवाल खड़ा किया करते थे कि राम कौन, राम का इतिहास क्या है, राम कहां जन्मे, इसका सबूत कहां है। आज उनकी बात सुनिए तो वो कहते हैं राम मेरे दिल में रहते हैं। तो राम को अब ये लोग दिल में बसाने लगे हैं। तो यानी राम का पता उन्हें अचानक मिल गया, अब मिला पता, अब मिला। और उस पता मिलने के पीछे ये है कि जो चीजें अब हो रही हैं, और एक चीज है, ये राम का पता उनको अब तब मिला है जब उन्हें पता है कि राम के खिलाफ बोलने पे अब हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। जब तक उनको उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा था तब तक के लिए वो ये राम पे सवाल खड़े करते थे। आज उन्हें समझ में आ गया है कि अब राम के नाम पे पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है। तो बांटने की जो राजनीति ये करते थे पहले, वो बांटने की राजनीति अब नहीं कर पा रहे हैं, तो राम को दिल में ले आए हैं ये लोग। और कोई मतलब बेसिकली इतना ही है कि जो वोट की राजनीति थी उसके वोट के लालच में ये राम के अस्तित्व को डिनाई करते थे, बस इतना ही। चलिए एक जल्दी से टिप्पणी विनोद से लूंगी, और उसके बाद आपने जो बातें कही उसमें से दो तीन बड़े दिलचस्प सवाल उसमें से निकलते हैं, तो एक एक करके उनको भी लेंगे। विनोद शुक्ला, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश के माहौल को देखते हुए ये जो विपक्षी खेमे के दल हैं, खासकर ये 5-6 दल जो अपने आप को सेक्युलर, अपने क्रेडेंशियल्स को हमेशा सामने लाते हैं, क्या आपको लगता है कि देश के माहौल के मुताबिक अब ये भी चाहते हैं कि राम के पक्ष में आए, लेकिन इनका जो इतिहास है, जो पृष्ठभूमि में इनका जो रवैया रहा है, वो इनके लिए असमंजस खड़ा कर रहा है? स्मिता जी, ये पॉलिटिकल मामला है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अवध का मामला है और अवध में ये कहानी खूब चलती है। 3 दोस्त थे, मान लीजिए गंगा उफनाई हुई है और पार करना चाहते थे। तो उसमें एक जो है उसने राम का नाम लिया और कूद गया गंगा में, पार कर गया। दूसरा खुदा का नाम लिया, कूदा गंगा में, पार कर गया। एक ने चालाक था, वो बोला राम खुदाई, कूदा और डूब गया। इसको आप कह लीजिए बीजेपी राम का नाम ले रही है और पूरे उसके साथ ले रही है, कन्विक्शन के साथ ले रही है और अपनी बात कह रही है। कांग्रेस राम खुदाई के चक्कर में पड़ी हुई है। तो ये राम खुदाई जो है ना, वो उसको महंगी पड़ रही है। उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा को और राजनीतिक भाषा को और राजनीतिक जो दोहरापन है उससे मुक्ति पानी होगी। जब तक वो इस द्वंद्व में उलझे रहेंगे, और यही द्वंद्व है जो उनको नहीं, तो आपको क्या लगता है ये द्वंद्व किन राजनीतिक कारणों से है कि ये जो दोनों तरफ अपने आप को जोड़ने का प्रयास है, ये क्यों कांग्रेस कर रही है? वो उसका कारण ये है कि उनमें गिल्ट है। गिल्ट इस बात का है कि उनको मालूम है कि वो अपीजमेंट करते रहे हैं, देश की बात और सर्व समाज के वेलफेयर की बात नहीं करते हैं। भाजपा की राजनीति में आपको कहीं से ये नहीं दिखेगा कि मुस्लिम किसी तरह से विक्टिमाइज हुआ है। अगर विक्टिमाइज नहीं हुआ है तो उनको गिल्ट नहीं है, इसलिए वो पूरे मजबूती के साथ राम मंदिर का भी निर्माण करते हैं। उनका गिल्ट है या उनको डर है कि एक तरफ हिंदू वोट भी नहीं आएंगे और मुसलमान वोट भी खिसक जाएगा? जब तो उनके पास कोई वोट बैंक ऐसा नहीं है जो अक्षुण्ण होकर उनके साथ रहे। जब आप एक के साथ पक्षपात कीजिएगा तो आप में इस बात का गिल्ट रहेगा ना। अभी तक आपने इस देश को सेमी इस्लामिक कंट्री बना के रखा था, जहां हिंदुओं के अधिकारों पर आपको लगता था कि आप 14% 13% मुसलमानों के बल पर चुनाव जीतिएगा और बाकी सबको जाति के नाम पर तोड़ के रखिएगा। ये जो अपराध है, ये जो राजनीति की है, उसका गिल्ट है। और उस गिल्ट को अब इनका कंपल्शन बन गया है कि वो एक साइड लें और हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लें।
जो अब नहीं हो रहा है। पहले होता था कि जाति के नाम पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे और देश के राजनीतिक दल हैं, वो एक कास्ट के नाम पर लोगों को, और दूसरा तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लेते थे। यादव मुसलमान मिलकर बिहार में चुनाव जीत रहे हैं, यादव मुसलमान या ओबीसी का एक बड़ा सेक्शन मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पहले अपना मुसलमान और ब्राह्मण और एससी करके जीतती थी, उनको बाकी किसी से मतलब ही नहीं था। लेकिन भाजपा की राजनीति में वो बात नहीं रह गई, ये सर्व समाज की सबकी बात करते हैं। ये एक जी, अपनी बात पूरी करिए जी। ये यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कास्ट को ना आगे करने की बात है, ना पीछे करने की बात है, सबकी बात है। जब आप सबकी बात कीजिएगा तो आप कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो पार्लियामेंट के थ्रू लाइएगा या बाकी किसी माध्यम से लाइएगा, आप में वो गिल्ट नहीं रहेगा कि फला वोट हमसे खिसक जाएगा, आपको ये चिंता नहीं। जी जी, तो इस गिल्ट को वो कैसे इसका डैमेज कंट्रोल करेंगे, ये भी देखना एक बेहद राजनीतिक रूप से एक बहुत दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में। मैं श्रीकांत जी पर आना चाहूंगी। श्रीकांत जी, अयोध्या की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश पर ही आपसे सवाल पूछते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक तरफ छोड़ दें तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में दो महत्वपूर्ण दल हैं। एक समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि न्योता देना न देना कुछ नहीं होता, जिसको भगवान का बुलावा आता है वो जाते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के तमाम अलग अलग नेता अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, कुछ भड़काऊ बातें भी कर रहे हैं। बीएसपी का स्टैंड भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है। कांग्रेस के बारे में विनोद ने काफी कुछ बताया, मुकेश जी ने भी कहा। उधर उद्धव ठाकरे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे न्योता की आवश्यकता नहीं है। एनसीपी कह रही है कि मुखिया शरद पवार कह रहे हैं कि मैं कहां अपने धार्मिक आस्था के लिए किन मंदिरों में जाता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। कुल मिलाकर ये है कि जिसको न्योता आया वो भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है, जिसको न्योता नहीं आया वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देखिए तो समाजवादी पार्टी अगर सीधे रामलला को लेकर एक पॉजिटिव थॉट अपनाती है या फिर एक इस तरीके से पोस्चरिंग करती है कि वो मंदिर के समर्थन में खड़े हैं और इस चीज को वो राजनीतिक तौर पर सही मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस बात की उनको शंका है और जिसको लेकर वो कांग्रेस से परेशान भी है कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, इसीलिए गठबंधन के तमाम दावपेच भी फंसे हुए हैं। दूसरी चीज देखिए, जो बात मैं विनोद जी को एक्चुअली चिरयुवा पत्रकार कहता हूं और वो चिरयुवा पत्रकार भी हैं, तो विनोद जी भी ने जो बात बताई राम खुदाई, यहाँ यही समस्या है ना, वो राम के हो रहे हैं ना अल्लाह के हो रहे हैं। और वो देखिए कहीं ना कहीं वो अल्लाह के तो हो सकते हैं लेकिन राम के नहीं हो सकते हैं। मैं एक छोटा सवाल श्रीकांत जी, एक सेक्युलर देश में, भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में जहां तमाम धर्म समाज के लोग रहते हैं, राम या अल्लाह दोनों में से एक की तरफ होने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं भारत को सेक्युलर मानता ही नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मेरा यह मानना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको समस्या है ना, तो ना उद्धव वो अब ये भी समस्या है कि अगर वो कांग्रेस की तरह असमंजस की स्थिति में पड़े रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो उनका वैसे भी बेड़ा गर्क है। मैं यहाँ कोट करता हूँ, मैं यहाँ एक असत्य हिंदी है, पूरा नाम सही नाम नहीं ले सकता, तो असत्य हिंदी के प्रोग्राम में मैं मतलब होता हूँ। बाकी साथियों से अनुरोध करूंगी कि खुद को अगर म्यूट कर लें तो थोड़ी आवाज अच्छे से सुनाई देगी, जब आपकी बारी हो तो अपनी बात कहे जी। तो मैं असत्य हिंदी के प्रोग्राम में था और मैंने देखा वहां पर 4 ऐसे लोग थे जो लगातार ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे कि बीजेपी कितनी जो है धार्मिक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, कितनी उसके साथ समस्या है, वो किस तरीके से रामलला मंदिर को लेकर अपना पूरा पैसा, सरकारी पैसा उड़ा रही है और श्री अयोध्या जी को लेकर वो किस तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। मैं उस प्रोग्राम में था, उनको मैंने जो समझाना था वो समझाया, लेकिन बहरहाल समझिए नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ना केवल वो राजनीतिक दल है बल्कि कुछ पत्रकार की स्थिति है तमाम राजनीतिक दलों में, और खास तौर से वो पत्रकार जो 2014 से पहले जिनको सब अच्छा
लगता था और अभी अच्छा नहीं लग रहा। वो देखिए वो अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ वर्तमान में, क्योंकि मैं समाज में 4 लोगों से बात भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, तो लोग 22 तारीख को इस तरीके से मनाना चाहते हैं जिस तरीके से वो दीपावली मनाते हैं। अब ये सोचिए जब लोगों के मन में ये उत्साह है तो क्या आप लोगों की नब्ज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या आप वाक़ई लोगों से अलग नैरेटिव बनाना चाहते हैं? या आप ऑस्ट्रिच हो गए हैं जिन्होंने रेत में अपना सर दे रखा है, आप बाहर कुछ देखना नहीं चाहते हैं? तो ये जो दशा है, ये जो समस्या है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के तौर पर या फिर पत्रकार के तौर पर ये ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ। कम से कम समाज की नब्ज़ पकड़नी चाहिए और उसको बेहतर तरीके से देखना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। नहीं तो आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ बहुत आप बढ़िया कुछ नहीं श्रीकांत कर जी। रहे। और वाकई आपने सही कहा कि राजनीतिक दल अगर जिस देश और समाज में सक्रिय हैं, अगर वहां के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उमंगें, उनका जुड़ाव किस तरफ है, इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो किस तरह से उस जमीन पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और अगर इस नब्ज को नहीं पकड़ेंगे तो वो कैसे आगे अपनी राजनीति को जारी रख पाएंगे, उनका हश्र क्या होगा, इस पर भी विचार होना चाहिए। इस पर भी हम जरूर अपने साथियों से उनका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी। लेकिन एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, आपने जो पैसे की बात कही जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, कुछ एक्टिविस्ट किस्म के लोग और इंटेलेक्चुअल्स भी उठा रहे हैं। हाल ही में मेरी राम मंदिर निर्माण समिति, जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के मुखिया है श्री निपेंद्र मिश्रा, उनके देश के जाने माने पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो सर्वोच्च पदों पर रहे हैं। उनका ये कहना था कि 1 रुपया भी मंदिर के पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी 1 रुपया ये वो इस्तेमाल नहीं हुआ है जो किसी की ओर से ग्रांट दिया गया हो, सिवाय जनता से जो डोनेशन आया है। तो मुझे लगता है कि कोई भ्रम फैलाने के बजाय इस पर पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि न्यास की ओर से और राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से पूरे और पूरी तरह जनता से जो डोनेशन आया था मंदिर के काम के लिए, उसी का केवल उपयोग किया जा रहा है। बहरहाल आपने कुछ पत्रकारों और अन्य लोगों की बात कही, राजनीतिक दलों के अलावा उनके विचार भी बड़े दिलचस्प हैं अगर उनको देखा जाए। मैं देख रही थी, मैं विदेश से जो लोग लिख रहे हैं उनकी बात तो बाद में करूंगी। पहले तो वो लोग जिनकी जड़ें भारत में हैं, रामचंद्र गुहा जैसे वरिष्ठ लोग, उन्होंने राम मंदिर के कार्यक्रम को जिस तरह से ऐसे कहा है कि जिसको डूम्सडे प्रेडिक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, कि जैसे देश हमारा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया, इस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करने का प्रयास है। एक भयावह सी एक स्थिति फैला रहे हैं जब देश में इतना उत्सव मन रहा है, देश की जनता, देश के लोग इतने सकारात्मक रूप से, इतने उत्साह से इसका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या हक बनता है मुट्ठी भर लोगों को इस तरह की बातें कहना। कुछ वरिष्ठ पत्रकार, महिला पुरुष पत्रकारों की टिप्पणियां भी टेलीविजन पर चल रही हैं, और जैसा मैंने कहा कि कुछ वरिष्ठ हमारे एकेडमिक्स, इनको लेकर जो है ये क्यों इस तरह का, इतने विद्वान लोग क्यों जनता के मूड के विपरीत इस तरह की पोजीशन अपना रहे हैं, इसके पीछे क्या खेल है, और क्यों वो चाहते हैं कि इसको विदेशों में इस तरह का संदेश दिया जाए कि जैसे भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इस पर अंशु से बढ़िया सी एक जल्दी टिप्पणी चाहूंगी, फिर हम लौट कर कुछ अन्य राजनीतिक दलों का जो रवैया है उस पर लौटेंगे। ये जो एक बड़ी घटना होने जा रही है 22 तारीख को, इसकी उम्मीद किसी को थी नहीं कि ये होने वाला है, और अभी भी वो जो सदमा है उससे भारत में, जिसको विपक्ष कहते हैं या जो इस विचार से खुद को जुड़ा हुआ नहीं महसूस करता, वो आज भी इस बात पर भरोसा नहीं ला पा रहा है कि ये अब 1990 नहीं है, ये 2024 में हम सब लोग आ गए हैं। राजेंद्र यादव हिंदी के एक बड़े साहित्यकार हुए, वो हमेशा जो दलित चिंतकों के लिए एक बात कहा करते थे। राजेंद्र यादव कहते थे कि जो दलित चिंतक है उसने दलितों को जहां बिठा के रखा हुआ है, दलित उससे 50 साल आगे निकल चुका है। और ये जो दलित चिंतक है वो पीछे मुड़ के जब देखता है कि उसका दलित 50 साल पीछे नहीं खड़ा, तो उसे लगता है वो 100 साल पीछे चला गया, क्योंकि वो आगे की तरफ देख ही नहीं रहा। तो आज जो ये लोग राम मंदिर के खिलाफ ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी भी हिंदू समाज को 90 की दशक में
सोच रहे हैं कि 90 के दशक में हिंदू समाज है जिसको जातियों में बांटा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पे आज वो सारे, कोई भी वो जो कीचड़ उछालते थे या जो भी आरोप लगाते थे, कोई भी वो आरोप चिपक नहीं रहा। वो चाहे बनिया ब्राह्मणों की पार्टी कहने की बात हो, सांप्रदायिक पार्टी कहने की बात हो, या फिर हिंदू समाज को अगर बिहार में बात करें तो अभी सीएसडीएस का सर्वेक्षण आया कि पूरे के पूरे यादव राजद को वोट नहीं कर रहे हैं आज के समय में। एक बड़ी बड़ी आबादी है यादवों की बिहार के अंदर जो एनडीए की तरफ। तो वो सारे मुहावरे जो बहुत पुराने हैं उसके साथ आज विपक्ष चल रहा है। अब उसे खुद में सुधार की जरूरत है विपक्ष के अंदर। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा और इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि उसको खड़ा कहाँ रहना है, राम मंदिर के साथ रहना है, राम मंदिर के खिलाफ जाना है, क्योंकि उसे लगता है कि वो निर्णय गलत हो जाएगा। अपनी बात पूरी करिए अंशु जी। बिल्कुल आपने एक बहुत ही सटीक बात सामने लाई है और मुझे लगता है कि देश बदल रहा है, लेकिन एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे तथाकथित हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, वो प्रबुद्ध वर्ग है देश का, एकेडमिक्स है, पत्रकार हैं, जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे और शायद कहीं ना कहीं इसको स्वीकार न कर पाने के पीछे वे कारण ये है कि उनको लगता है कि अब उनके विचारों के मुताबिक देश क्यों नहीं चल रहा। ये अपनी पकड़ को ढीली होने का जो एक अफसोस है, इसका भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। बहरहाल मुकेश रंजन, अंशु ने भाजपा की बात कही, लेकिन जो बात श्रीकांत कह रहे थे, कहीं ना कहीं क्या ये सच नहीं है कि राम मंदिर का को लेकर देश में जो माहौल बना है वो केवल एक भाजपा के प्रति समर्थन का विषय नहीं है। जो लोग इस समय जिस उत्साह के साथ ये बिल्डअप हम देख रहे हैं 22 जनवरी की ओर, ये सभी तो भाजपा के वोटर नहीं हो सकते। इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो अन्य दलों को वोट करते हैं, लेकिन राम मंदिर का विषय किसी भी भाजपा या आरएसएस और उसके काफी आगे चला गया है ये विषय। इस बात को विपक्षी दल क्या स्वीकार कर पा रहे हैं, नहीं? मैं मेरी बात इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। कंप्लीट बोलिए जी। भाजपा के लिए बात नहीं कह रहा था, वो बात कंप्लीट नहीं हुई। भाजपा के लिए सिर्फ एक हिस्सा था कि ऐसा एक आरोप लगता रहा है, हिंदू समाज बदल रहा है, पूरा का पूरा हिंदू समाज जिसको हम जाति वर्ग में बांट कर चल रहे थे, आज वो पूरा समाज एक साथ खड़ा है। और राम के लिए जो ये जाति वाली राजनीति का अब क्या होगा इस पर भी आऊंगी अंशु, 30 सेकंड में पूरा कर लेता हूं। मुकेश रंजन से एक जल्दी से टिप्पणी लूंगी कि विपक्षी दलों के रवैये को लेकर जो श्रीकांत ने कहा कि उस चेंज को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे ये भी एक टिप्पणी चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कांग्रेस को इतने सालों से फॉलो करके आपकी क्या समझ है या क्या आपका असेसमेंट है कि क्या सोनिया गांधी या उनका कोई प्रतिनिधि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होगा? इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, विपक्षी राजनीति में और जो अभी विपक्ष की राजनीति है और जो अभी अंशु भी कह रहे थे, श्रीकांत जी भी कह रहे थे कि वो अभी पीछे 30 साल पहले की जो राजनीति थी उसी परिपाटी को आगे चला रहे हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस में खास करके उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने आप को नेचुरल रूलर मानते हैं। यदि मैं नहीं रूल कर रहा हूं तो किसी और को रूल करने का हक नहीं है, और जो रूल कर रहे हैं वो हमसे तुच्छ है। अब इस मानसिकता और इस सोच के कारण क्या होता है कि जब देश का कोई बड़ा काम भी हो रहा होता है तो ये उस बड़े काम को भी कहते, अब जैसे अयोध्या में यदि एयरपोर्ट बन गया तो सरकार का पैसा तो एयरपोर्ट बनाने में लग रहा है ना, सरकार का पैसा रेलवे रीडेवलपमेंट में, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट में लग रहा है ना, तो अब उनको ये भी पैसा लगता है वेस्ट। अयोध्या में क्यों? तो भैया भारत में अयोध्या है तो भारत की सरकार अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी कि काबा में जाकर बनाएगी? बनना तो यही है ना सब कुछ। तो एक तो वो पैसे की बर्बादी वाली बात तो अलग हो गई। अब आपने जो मूट सवाल, जो बेसिक सवाल पूछा कि कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएगा कि नहीं जाएगा, अब जहां तक मेरी समझ है, मेरी समझ से आज मैं कह रहा हूं, अब कुछ पता नहीं होता आगे क्या होगा, लेकिन
सोनिया जी को जाना चाहिए और सोनिया जी शायद जाएंगी भी उस फंक्शन में। इनविटेशन तो है ही है उनके पास। चलिए, आपकी 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 इस बात को हम भी नजर में रखेंगे। वी विल कीप अ वॉच ऑन दिस। बहुत दिलचस्प आपने इसका वो किया एनालिसिस। हमारे पास समय थोड़ा कम है। विनोद शुक्ला, जल्दी से ये बताइए कि जाति की राजनीति की ओर अंशु का इशारा था। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर जो पूरे देश में माहौल तैयार हुआ है, जो वातावरण दिख रहा है, आगामी लोकसभा में आपको लगता है कि इसकी काट के तौर पर विपक्षी दल जो है वो बहुत ही एक शिद्दत से, बहुत जोर शोर से जाति के राजनीति को फिर से प्रयास करेंगे, उसको सेंटिमेंट को उभारा जाए ताकि राम मंदिर को लेकर जो वातावरण तैयार हुआ है उसका राजनीति के काट ढूंढी जा सके आगामी लोकसभा में? देखिए स्मिता, मुझे लगता है कि पहला इनका कास्ट सेंसस वाला प्रयास तो विफल हो गया है। निश्चित तौर पर जाति की राजनीति पर इनका फोकस होगा, इसलिए कि वही एक समाधान दिखता है जो हिंदू जो कंसोलिडेटेड वोटर है उसको तोड़ पाए। लेकिन मैं अपने लगातार हर डिबेट में कहता हूं कि मोदी ने मंडल को कमंडल पकड़ा दिया है और वो पूरी तरह से कमंडल पकड़े हुए हैं और ऐसा नहीं है, कमंडल पकड़ करके वो पीछे हैं। इस जो आंदोलन है इसमें पीछे हैं, वो कमंडल पकड़ करके आगे खड़े हैं। तो ये आपका कहना है कि हम सो कॉल्ड जो मंडल से जुड़ी जातियों को हम एक आम बोलचाल में कहते हैं, मैं तो ये अगड़ी पिछड़ी जातियों के संज्ञा को नहीं मानती विनोद, लेकिन ये जो मंडल से जुड़ी जातियां हम जिनको कहते हैं, जो इंटरमीडिएट ओबीसी वर्ग जो है, यही जो है हिंदुत्व का कमंडल, जिसे पत्रकार कहते हैं, कमंडल के अभियान को यही लीड कर रहा है। देखिए, इसमें एक छोटी सी मैं बात बता दूं, ये उसका हिस्टोरिकल पक्ष भी लोगों को जान लेना चाहिए। 77 से पहले जब समाजवादी आंदोलन या जेपी मूवमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले पूरा का पूरा यादव समाज और ओबीसी वर्ग का एक बड़ा समाज दिया बाती, जो जनसंघ, भारतीय जनसंघ का निशान हुआ करता था, उनको वोट करता था। बाकी अभी की जो कास्ट हैं, एससी विशेष रूप से और ब्राह्मण, ये कांग्रेस को वोट करता था। तो वो बाई इंस्टिंक्ट उनमें वो है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो दूर हुए थे। वो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी आंदोलन जो बाद में जाति प्रधान आंदोलन बन गया, यादव आंदोलन बन गया, उसके कारण उनमें थोड़ी सी दूरी आई थी, लेकिन वो फिर वापसी आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जो अभी अंशु एक सर्वे की बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में घूम के आ रहा हूँ, घूमता रहता हूँ, मेरा अपना प्रदेश है। यहाँ पर तो इतना बदलाव है, जो असली डर अखिलेश यादव का है, जब वो ये कहने लग रहे हैं कि मुझे जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, वो इस स्टेटमेंट के पीछे वो डर है कि यादव वोट भी उनके हाथ से, उनके पकड़ से खिसक रहा है। और बिहार में विनोद, लगे हाथों आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, समाजवादी पार्टी का, लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि आपकी समझ क्या कहती है कि क्या अखिलेश यादव या उनके परिवार के लोग या उनकी पार्टी के कोई बड़े नेता आपको लगता है कि कार्यक्रम में शामिल होंगे जल्दी से? नहीं, मुझे डाउट है। हालांकि उनकी पत्नी ने कहा है कि मैं जाऊंगी दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे संदेह है, कम से कम चुनाव तक तो वो नहीं जा रहे हैं। और अगर वो चुनाव तक चले गए तो मैं अभी तक कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 0 सीट दे रहा था, मुझे लग रहा है कि शायद फिर कांग्रेस 2 आ जाएगी और समाजवादी पार्टी 0 पर चला जाएगा। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि बात वो हुई तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। जैसे ही वो मंदिर जाएंगे वैसे ही पूरा का पूरा एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उनसे खिसक जाएगा। चलिए, बहुत कम समय है तो जल्दी और अन्य साथियों से भी कुछ त्वरित टिप्पणियां लूंगी इस बहस को विराम देने से पहले। श्रीकांत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि केवल जो नरेंद्र मोदी का पूरा ये जो राजनीतिक जो अभियान चल रहा है, ये केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है। आप गौर करिए कि जिस दिन वो अयोध्या के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में गए और उनका एक छोटा सा रोड शो जैसा हुआ कार्यक्रम अयोध्या की सड़कों से, ठीक उसी दिन वो वहीं पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मीरा माझी नामक महिला के पास गए, जो कई सरकारी स्कीमों की लाभार्थी है, जो महिला और उनका परिवार, और खास करके वो क्योंकि वो 10 करोड़ पे वो लाभार्थी थी उज्ज्वला की, तो
इस नाते से उन्हीं का नंबर लगा, तो उनके घर जाकर प्रधानमंत्री ने तमाम जो गरीब वर्ग के लिए जो स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं, उनको लेकर चर्चा की, उनके आवास का, उनके जल का, उज्ज्वला का, बिजली का और ये सभी बातें। और जो विकसित भारत संकल्प अभियान देश भर में इस समय चल रहा है, इसमें भी इन्हीं बातों पर है कि सैचुरेशन, यानी सरकार के जितने लाभ हैं वो हर उस व्यक्ति को मिले जो उसका जो पात्र है। तो एक तरफ राम मंदिर का जो है कल्चरल रीजनरेशन का, सांस्कृतिक रीजनरेशन का, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को रिक्लेम करने का संघर्ष है। दूसरी तरफ जो है लोगों को सरकार के सभी लाभ मिले, जो डेमोक्रेसी का फायदा है, लोकतंत्र का अंतिम व्यक्ति तक मिले, ये भी कार्यक्रम सरकार का समानांतर चल रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री गए थे वहां। एक तरफ प्रधानमंत्री मीरा माझी के घर जाते हैं, जो ईंटें जोड़कर आवास योजना के तहत जिसका मकान बना है, और एक पुरानी सी कप में मीरा माझी के हाथ से बनी चाय पीते हैं। और दूसरी ओर राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक सैनिटाइज किचन में मास्क वास्क कैप लगा करके ऑरेंज मार्मलेड बनाने की रेसिपी अपने उस पे शेयर करते हैं अपने पार्टी और बाकी जनता के साथ। इसका जो सिंबोलिज्म है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या संदेश जाता है? कहां कांग्रेस खड़ी है और कहां मोदी की राजनीति? देखिए, ये सफर चाय और जैम के बीच है। आपको जैम पसंद है कि चाय पसंद है? और मुझे लगता है कि जैम ज्यादातर लोगों को उतना पसंद नहीं होगा जितना चाय पसंद होगा, और जैम केवल बच्चों को पसंद होगा, और बच्चे जिनका दिमाग बचपने वाला है उनको भी पसंद आ सकता है जैम। हाँ, ठीक है। आपने अभी बात की और आपने यहाँ पर रामचंद्र गुहा की बात की। रामचंद्र गुहा मेरे टीचर रहे हैं डीयू में, लेकिन मेरी हर क्लास में उनसे बहस होती थी। बहरहाल वो मुझे क्लास से बाहर मजबूरी में बाहर भेज देते थे और मुझे जाना पड़ता था। लेकिन रामचंद्र गुहा ने तो खुद उनके शब्दों से मैंने सुना है कि वो क्लास में बहस और सवाल और डिबेट को बहुत पसंद करते थे, वेलकम करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें किताबी है उनकी। खैर, ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से ये हिंदुत्व का उत्थान काल है, और इस उत्थान काल में आप देखेंगी खास तौर से पिछले 10 सालों में पूरा भारत, एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, और मैं देखता हूं कि हर खासो आम जो है वो अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ने की कोशिश में है। इसमें बीजेपी को हटाइए, नरेंद्र मोदी को हटाइए, लेकिन ये उत्थान काल, ये अपने आप को पहचानना, अपने पूर्वजों को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। और ये टर्निंग पॉइंट इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको समझ सकती है, और कांग्रेस के आयातित तमाम इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं जिनको कांग्रेस बुलाती है और अपना काम करवाती है, जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, जिनको केवल कांग्रेस ने आउटसोर्स किया है, वो बहुत बेहतर समझते हैं कि अगर इसी तरीके से ये उत्थान काल, और जैसे कि कहते हैं कि अपने पूर्वजों को पहचानना और संस्कृति के जड़ों से जुड़ना अगर तैयार रहा, तो बीजेपी या फिर आप कहते हैं राष्ट्रवादी ताकतों को चुनाव के हराना, और खास तौर से उत्तर प्रदेश, जहां पर आप सोचिए कि तीनों, यानी कि भगवान श्री राम, काशी विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों का आप कह सकते हैं मंदिर और उनका उद्भव वहीं से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से तमाम विपक्षी दल साधेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदुत्व को लेकर आपकी बात आ गई। जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यही बड़ी समस्या होगी। जो राम नाम की ओट लेगा वो भवसागर से भी तरेगा, और वो राजनीति के तौर पर सरकारों में भी रहेगा और जीतेगा भी, लेकिन जो रामद्रोही होगा उसे कोई नहीं अपने पास ला सकता। अंशु, जैसा श्रीकांत ने कहा, मैंने पहले इसी बात की ओर मेरा भी इशारा था कि ये राम मंदिर हो, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को रिक्लेम करने का, अपनी जड़ों की ओर उसको गर्व से रिक्लेम करने का, जो पहले एक शर्म का, एक हमारे पूरे इंटेलेक्चुअल क्लास ने, जो मैकॉले पुत्र पुत्रियां थे, उन्होंने जो अपनी जड़ों और अपने इतिहास के प्रति जो एक शर्म का भाव हमारे अंदर बना रखा था, उसको तोड़कर बाहर आने का जो प्रयास है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी वगैरह से काफी आगे है। ये पूरे देश में एक तरह से, इसको सिर्फ बीजेपी के
हाथ में डालना कंधों पे, ये उचित नहीं होगा। ऐसे में ये जो ऑरेंज मार्मलेड बनाने वाली राजनीति का जो संदेश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जल्दी से बताइएगा, फिर मैं इस डिबेट को विराम देना चाहूंगी। आमतौर में पत्रकारिता में सीधे सीधे किसी बात को कहना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं ये थोड़ी धृष्टता यहाँ करना चाहता हूँ। सीधी बात तो यह है कि हम कितना भी कहें कि नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं, या भाजपा से अब बात बहुत आगे निकल चुकी है श्री राम मंदिर की, लेकिन जिन लोगों ने पिछले 20 सालों में भारत की राजनीति को समझा है, जाना है, वो 14 से पहले और 14 के बाद ही भारतीय राजनीति को देखेंगे। और श्री राम, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत सारे प्रगतिशील लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, जो मंदिर जाते तो थे लेकिन वो तस्वीर नहीं डालते थे। चर्च में बड़ी सुविधा होती थी चर्च में तस्वीर डालने में, पादरी के साथ तस्वीर डालने में, गुरुद्वारे से भी दिक्कत नहीं थी। और बहुत सारे लोग वो जो मजारों पे जाके तस्वीर, सबसे प्रगतिशील जगह मजार माना जाता, तो वहां चादर चढ़ाने की प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब सांप्रदायिकता के प्रतीक नहीं थे, लेकिन भारत के सारे मंदिर सांप्रदायिकता के प्रतीक रहे हैं। के बाद स्थिति बदली है, और जिसका परिणाम ये हुआ, और दृश्य कैसा निकल के आ रहा है कि हम कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष, इस वक्त जो खुद को विपक्ष कह रहा है वो आपस में अपनी पार्टी के अंदर के विरोधाभास से बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है। जैसे मैं बिहार के राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं, तो वहां के उप मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाते हैं और तस्वीर भी जारी करते हैं मीडिया में, और उन्हीं के पार्टी के मंत्री और विधायक कहते हैं कि मंदिर जाने वाले पाखंडी होते हैं। इसी तरह और यही नहीं, आरजेडी के कुछ विधायक और मंत्री लगातार, एक बार नहीं बारंबार लगातार हिंदुओं को प्रोवोक करने वाले, हिंदू देवताओं पर इस तरह की बेहद घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि या तो लीडरशिप ने उन्हें चुपचाप ये अनुमति दे रखी है कि वो दोनों तरफ बात करें, हिंदुओं को, हिंदू आस्थाओं को, हिंदू देवी देवताओं पर ओछी टिप्पणियां करें, और एक तरफ वो अपने मंदिरों में जाकर तीज त्योहार के अपने फोटो भी डालें। हाँ, परमिशन वाली बात इसलिए नहीं लगती है क्योंकि अपनी पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडरशिप को पाखंडी बोलना, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी परमिट नहीं करेगी। ये तो अपने नेता पाखंडी कह रहे हैं, उसका बेटा, अगर अनुमति नहीं है तो उनको ऐसा करने पर उनको किसी छूट क्यों दी गई है? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे डॉक्टर चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो। जल्दी से एक वाक्य में टिप्पणी चाहूंगी विनोद शुक्ला से। ये जो राजनीति चल रही है कि कुछ क्षेत्रीय दलों के नेता, और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, खुल करके हिंदुत्व पर, हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू आस्था पर, हिंदू समाज पर बेहद ही घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां लोग करते हैं, और पार्टी जो लीडरशिप है वो बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वीनियंटली, अपने आप को कह देता है कि ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, जैसे अभी अभी उदित राज का बयान आया, लेकिन उन नेताओं पर कभी कार्रवाई नहीं होती। उसके पीछे सीधे से कारण ये है, जैसा मैंने अपनी पहली बात में कहा, कि अभी तक इन सारे नेताओं, राजनीतिक दलों को ये लगता था कि इनकी राजनीतिक नैया पार लग जाएगी, आप हिंदुओं को गाली दो तो मुसलमान एक मुश्त आपके साथ आ जाएगा, और उस नेता की या उस पार्टी की जिस पर्टिकुलर कास्ट एफिलिएशन होता है, जैसा मैंने कहा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, या किसी जमाने में बहन मायावती की पार्टी थी, तो वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता था, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन ऐसा होता था। लेकिन जो नई राजनीति हुई है, जिसको आप कहिए 2014 की राजनीति, उसमें से बड़ा सेक्शन दलित राजनीति का भी आया है, जो अपने हिंदू आइडेंटिटी को बहुत मुखर होके कह रहा है। ओबीसी समाज भी अपनी आइडेंटिटी को मुखर होके कह रहा है। मैं तो ब्राह्मण समाज की बात कह रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा पिछलग्गू हुआ करता था कांग्रेस का, वो भी अब पूरी मुखर होकर के इस बावजूद इसके लोग उनको कांग्रेस का मीडिया सेल या कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है या बाकी सोशल मीडिया है, वो उनको लगातार प्रोवोक करता रहता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है नई व्यवस्था में। लेकिन ये ट्रिक वो समझता है, और सब कुछ बलिदान करके हिंदुत्व के लिए या अपने पुरानी परंपराओं और सिविलाइजेशनल वैल्यू के लिए वो इन सब चीजों के समर्थन में खड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए, आज मुझे लगता है बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत
एक विचारवान आज का अड्डा हमारा रहा है। इसमें से कई और सवाल अभी भी रह जाते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही हम सब, मुकेश रंजन, विनोद शुक्ला, अंशु और श्रीकांत जी, हम सब फिर जुड़ेंगे और आज के अड्डा में जो बातें हुई, उनसे जो बातें सामने आई हैं, मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। अनम्यूट कीजिए सर। आप म्यूट हैं। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बेसिकली सनातन और बाबरी परंपरा में हमें फर्क समझना होगा। बाबरी परंपरा के औरंगजेब एक शासक होते थे जो अपने पिता को एक सुराही पानी का, अंतिम काल में उनको एक सुराही का राशन में पानी देते थे। जेल के अंदर थे शाहजहां, और शाहजहां ने कहा कि मेरा राशन और कोटा पानी का बढ़ा दो, तो नहीं बढ़ाया गया और पानी के लिए तड़प तड़प कर मरा एक शासक का पिता। और हम सनातन के जो लोग हैं और सनातन परंपरा में है, हम तो अपने दिवंगत हुए पूर्वजों को भी उनके मृत्यु के बाद भी अर्पण करते हैं और हम उनका तर्पण करते हैं और पानी पिलाते हैं उनको। तो ये जो बाबरी और सनातन का जो फर्क है, ये फर्क में अब तक बाबरी का ढोल चल रहा था, बाबरी परंपरा का ढोल चल रहा था। 2014 के बाद से धीरे धीरे कर जो हिंदू जन जागरण हुआ है, तो हम आज से अब 14 के बाद से हम सनातन परंपरा अपने पूर्ण उद्भव पे है। अभी अयोध्या है, फिर काशी है, फिर मथुरा है, सब होगा और हम अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे। हम बाबरी के खिलाफ नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परंपरा के, कौन सी परंपरा को फॉलो करना है, इसके अंतर को राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए। क्योंकि समाज की आकांक्षाओं, समाज की उमंगों, समाज की भावनाओं को दरकिनार करके राजनीतिक दल कोई दूसरी दिशा में चलेंगे तो ये उनके लिए बर्बादी का एक संकेत है। श्रीकांत कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखें तो मैं विराम दूं इस बहस को। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें तमाम विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि बिना राम के आप पार नहीं पा सकते, भले वो भवसागर हो या फिर वो राजनीति का समर हो। और इस राजनीति के समर में जो राम के साथ है और जो भगवान राम की कृपा से ही मुझे लगता है कि इस भारत में अब आने वाले दिनों की राजनीति होगी, जिसकी तैयारी बीजेपी और खास तौर से नरेंद्र मोदी ने की है। साथियों, आज के इस जीवंत और बहुत ही वैचारिक रूप से बहुत ही एक दिलचस्प आज का ये अड्डा जो रहा, उसमें 2-3 बातें बहुत स्पष्ट होकर सामने आई हैं। एक तो ये है कि देश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जिन मुहावरों को लेकर, जिन फॉर्मूलाज पर राजनीतिक दल चला करते थे, चाहे वो जाति का फॉर्मूला हो, चाहे वो मुस्लिम अपीजमेंट का फॉर्मूला हो, वो फॉर्मूले पुराने पड़ चुके हैं, वो फॉर्मूले अब प्रासंगिक नहीं रहे हैं। देश की आकांक्षा बदल गई है। नए भारत में लोगों की उमंगे, उनका दृष्टिकोण बदला है। राजनीतिक दलों को इस बदलाव को स्वीकार भी करना होगा और अपनी राजनीति को उस बदलाव के हिसाब से उसको तय करना होगा। नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी जमीन खिसक जाएगी। कई दलों की जमीन खिसक चुकी है, वो उसको वापस पाने के प्रयास में है, लेकिन उनके रवैये से ये शक होता है कि क्या उनको अपनी जमीन वापस मिलेगी। और सेकुलरिज्म का तकाजा ये कतई नहीं है कि आप किसी समाज को उसके इतिहास और उसकी जड़ों के लिए शर्म महसूस कराएं और किसी अन्य समाज को डिस्प्रोपोर्शनेट, आवश्यकता से अधिक उसका अपीजमेंट करे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका वोट आपको हासिल करना है अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। शायद कहीं ना कहीं देश का मतदाता इस चीज को महसूस कर रहा है और राजनीति इसीलिए करवट ले चुकी है। देश का विपक्ष इस नई राजनीति के मुताबिक खुद को कितना ढाल सकता है, ये आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट होगा, जब ये 2024 की लोकसभा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द फिर आप सबसे एक बहुत ही जीवंत अड्डे के साथ हम फिर मुखातिब होंगे। तब तक हम सब की तरफ से नमस्कार। अड्डा की संस्कृति को बनाए रखिए, खूब बातें करिए, अपने विचार रखिए। आपसे कोई सहमत हो या असहमत, अपनी बात जरूर कहिए। और इसी संदेश के साथ बहुत जल्द अगले अड्डा में आपके सामने हम हाजिर होंगे। नमस्कार।